है if the two charges are kept at a certain distance in free space, the force experienced by any charge is 10 raised to power 7 न्यूटन। मतलब अगर दो चार्ज मान लीजिए Q1 Q2 जो कि R दूरी पे रखे हुए हैं फ्री स्पेस में, तो कोई भी एक चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो ये इस पे रिपेलिंग फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस में याद होगा मैंने बताया था कि कोई इंड्यूस फोर्स नहीं लगती, ठीक है ना। इंड्यूस फोर्स का मतलब क्या है, ये जो मीडियम के चार्जेस हैं वो Q1 और Q2 पे कोई फोर्स नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितनी है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये दे रखी है कितनी, 10 raised to power 7 न्यूटन। एक ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नाउ if the same charges are kept at same distance in some other medium, मतलब अब इन्हें उठा के कहां रख दिया गया, किसी और मीडियम में रख दिया गया है। किसी और मीडियम की खास बात क्या होगी, जरा बताएगा कोई। सर उधर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है। परमिटिविटी डिफरेंट होती है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो रेशियो होता है उन दोनों का, है ना। परमिटिविटी डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या होगी एप्सिलॉन। तो अब जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितनी होगी, किसी को याद है कितनी थी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर को किससे डिवाइड कर देना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। याद है ये? यस सर। और ये दे कितनी रखी है, ये दे रखी है क्वेश्चन में 6 into 10 raised to 3 into 10 raised to 6. 10 raised to power 6 न्यूटन। तो अब जरा मुझे बताओ इससे के कैसे निकले, 1 और 2 से कैसे निकले के। डिवाइड करेंगे सर 10 raised to 6. हाँ ये दे रखा है, ये कितना है, दिस इज गिवन ओनली, कितना है ये 10 raised to power 7 ओनली। तो के निकल गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा 10 raised to power 7 divided by 3 into 10 raised to power 6, that is 10/3। और के को ही हम क्या बोलते थे, किसी को याद है, एक और नाम था एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी सेम रहती है। तो हमें क्या पता चल गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता चल गया। यही हमें पहले पूछा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दो मीडियम का। तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है 10/3 अप्रोक्सीमेटली 3.3। ये पहले का आंसर है। ओके, व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब मीडियम की परमिटिविटी बता दो। अब याद होगा, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं, कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था ये के क्या हुआ करता था, परमिटिविटी का रेशो। देखो ये देखो, ये देखो इस फॉर्मूले में देखो, ये के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, के जो है वो क्या होती है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल के है, ठीक है ना। एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम whose dielectric constant is K। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब निकालना आना चाहिए आपको, बस फॉर्मूला लगा दो वहां पे। जरा मुझे निकाल के दिखाओ क्या होगा, बी पार्ट
कैपिटल के इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। के आपने ऑलरेडी निकाल लिया है 10/3, तो एप्सिलॉन क्या होगा 10/3 ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या करना 10/3 से मल्टीप्लाई कर देना। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, कल बताई थी वैल्यू 8.8 into 10 raised to power minus 2. 8.85 10⁻⁻12 ये निकाल के दिखाई थी मैंने बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा लगभग होगा 88.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या थी, उल्टी थी। याद होगा ये। और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, यूनिट लेस क्वांटिटी है। ध्यान देना, K इज यूनिट लेस क्वांटिटी, क्योंकि एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करने के बाद, परमिटिविटी को परमिटिविटी से डिवाइड करने के बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो ये आपका आंसर है, इसको डिवाइड कर लो, कितने से जा रहा है ये 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 26.2. 29 पॉइंट समथिंग। हाँ सर, 29.5. तो आंसर इज 29.5 इंटू 10⁻⁻12। ये बी पार्ट हो गया आपका। और सी पार्ट क्या है, ऑल्सो फाइंड आउट द इंड्यूस्ड फोर्स। किसी को याद है इंड्यूस्ड फोर्स क्या थी, फोर्स अप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ द मीडियम टू बोथ द चार्जेस। जो मीडियम के चार्जेस हैं वो जो दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 उस पे कितनी फोर्स लगाते हैं। ये Q1 है, ये Q2 है। अब जरा मुझे बताओ Q1 Q2 पे कितनी फोर्स लगाएगा, बताएगा कोई। सिर्फ Q1 Q2 पे कितनी फोर्स लगाएगा अदर मीडियम में, बताओ जल्दी। F12. नहीं, हाँ हाँ उसकी वैल्यू तो थी ना कुछ। अरे पॉइंट्स याद नहीं है लगता है आपको, मैंने कल बहुत अच्छी तरीके से बताया था आपको, कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे ना। इसलिए बोल रहा हूं जो पॉइंट्स लिखवाए हैं उनको याद रखो। क्या पॉइंट है ये जरा बताना, पढ़ना। क्या पॉइंट है, इसका मतलब क्या है। सर फोर्स चेंज नहीं होता अगर मीडियम चेंज होता हाँ, है. फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज ऑन द अदर चार्ज डज नॉट चेंज एज द मीडियम इज चेंज। वो चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल चार्ज, वो घट जाता है। तो अब जरा मुझे बताओ अगर इसी हिसाब से मैं इसे यूज करूं यहाँ पे, जरा मुझे बताओ कि जब ये वैक्यूम में रखा था तो Q1 Q2 पे कितनी फोर्स लगा रहा था 10⁻⁷ लगा रहा था ना। यस सर. तो जरा मुझे बताओ अभी इसे उठा के अगर मैंने किसी और मीडियम में रख दिया तो Q1 Q2 कितनी फोर्स लगाएगा Q1 Q2 पे, अरे 10⁻⁷ ही लगाएगा, सेम. वो चेंज नहीं होती है। आया समझ में। हाँ सर. रिस्पॉन्स तो दो। चेंज नहीं होती है। तो चेंज क्या होती है, चेंज क्या होती है नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे लगेगी, क्यों लग रही है नेट नेट फोर्स चेंज हो रही है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो आसपास चार्जेस है ना वो इस पे क्या लगाएंगे, इंड्यूस फोर्स लगाएंगे। आया समझ में। यस सर. तो आप बताओ नेट फोर्स कितनी लगी 10⁻⁷ माइनस
F induced आया 10⁻⁷ तो Q1 लगा रहा है, और जो मीडियम के चार्जेस हैं वो लगाएंगे F induced, फोर्स अप्लाइड बाय चार्जेस ऑफ द मीडियम टू इंडिविजुअल चार्ज, टू बोथ द चार्जेस, ऐसे लिखता हूं, बोथ द चार्जेस। और जरा मुझे बताना ये नेट फोर्स दे कितनी रखी है? ये दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है? जब किसी और मीडियम में रख रहा हूं तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज गेट रिड्यूस्ड टू 10⁻³ into 6, सॉरी 3 into 10⁻⁶, ये दे रखी है क्वेश्चन में। आया समझ में? यस सर। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं? F induced। F induced. F इंड्यूस निकाल सकता हूं। कितना आया? 10⁻⁷ माइनस 3 into 10⁻⁶। जरा बताना सॉल्व करके कितना आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा into है इसमें? 10⁻⁶. हाँ 10⁻⁶ कॉमन आ गया, यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 3, तो आंसर आया 7 into 10⁻⁶ न्यूटन। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना। जेई में, जेई मेंस में एटलीस्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोलेंगे इंड्यूस फोर्स निकालो। अब क्या है, बच्चे ने कभी पढ़ाई नहीं होता इंड्यूस फोर्स क्या है, कहाँ से आ गई ये क्वांटिटी, ये तो आती कभी समझा ही नहीं है। समझने लायक चीज है ना ये, समझो इस क्वेश्चन को। ये दोनों हर कोई कर लेता है, पहला और ये दूसरा, ये हर कोई कर लेता है। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। 10⁻⁷ न्यूटन जो फोर्स थी वो Q1 Q2 पे लगाएगा किसी भी मीडियम में। वैक्यूम में रखा है, वैक्यूम में रखा तो 10⁻⁷ लगा रहा था, उठा के कहां रख दिया? किसी और मीडियम में, तो Q1 Q2 पे तो उतनी ही लगाएगा। 1/4, इसी को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², ये तो उतनी ही लगाएगा। तो चेंज क्या होगी? नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल चार्ज। तो नेट फोर्स लगेगी, पहले जितनी लग रही थी उसमें से क्या करना? इंड्यूस फोर्स को माइनस कर देना। ठीक है, तो F इंड्यूस क्या होगा? 10⁻⁻⁻ दिस। सॉल्व करके निकल गया। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ओके, अब मैं आगे चल रहा हूं। कल वेक्टर फॉर्म तक करवा दिया था। हाँ। अब लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, हमेशा याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे जैसे मैं चैप्टर में बढ़ूंगा ना, ये सबसे जो पहला पॉइंट लिखवा रहा हूं ये आपको हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट है दी कूलम्स लॉ। ध्यान देना। अच्छा चलो मैं आपसे ही पूछता हूं, कौन मुझे बताएगा ये फॉर्मूला याद है? यस सर। आवाज बड़ी अजीब सी आ रही है भाई तुम लोगों की। तो जरा मुझे बता दो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इज दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर ऑल द मासेस? क्या ये सही स्टेटमेंट है कि गलत है?
यस, सही है सर। सही है। यस, प्लीज जब ये क्वेश्चन पूछा करो ना तो यार आंसर दिया करो। एक दो अगर क्वेश्चन एक दो स्टूडेंट ही देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा मुझे? क्या ये फॉर्मूला Gm1m2/r² सारे मासेस के लिए एप्लीकेबल है कि कुछ स्पेशल मासेस के लिए? सबके लिए सर ना? सबके लिए? सर सेंटर ऑफ मासेस के लिए। सेंटर ऑफ मास? तो चलो ठीक है, मुझे लगता नहीं आपको ये पता है। मैं बता देता हूं। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला था Gm1m2/r², ये हर एक मास के लिए पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट मास। अब कौन मुझे बताएगा पॉइंट मास क्या था? सर हम जिसका मास एक डॉट पे कंसीडर करते हैं पॉइंट पे पूरा। ओके, ये भी बहुत सही है कि सर मास को एक पॉइंट पे कंसीडर कर लो, लेकिन फिजिक्स में इस तरीके से चलता नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूंगा फिजिक्स में कि पॉइंट मास की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स में बताना है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एक मास है m1 और एक मास है m2, और मैं ये बोल रहा हूं कि ये पॉइंट मास है, दीज आर पॉइंट मासेस, तो इसको डिफाइन करने का तरीका होता है। ऐसे नहीं है कि वो आप सीधा बोल दो कि सर एक मास जो एक पॉइंट पे, हम एज्यूम कर लेते हैं एक पॉइंट पे, नहीं, ऐसे सोचना नहीं है। सोचने का तरीका ये होता है कि अगर, ध्यान से समझना, ये है r डिस्टेंस और ये है इसका रेडियस, ध्यान देना, r1। r1 क्या है? रेडियस ऑफ मास, या इसे कई बार ऐसे बोल देते हैं साइज ऑफ मास। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहीं पे लिखा रहा हूं, इफ द साइज ऑफ मास, ध्यान से समझना, इफ द साइज ऑफ मासेस, दो मास है, ध्यान देना, r1 एंड r2 दोनों का साइज है, ध्यान देना, इफ द साइज ऑफ मासेस is very much smaller than the distance between the two masses. ये प्लीज लिखते जाओ क्योंकि मैं मिटा दूंगा, ठीक है ना? प्लीज लिखते जाओ तो ध्यान से समझना। इफ द साइज ऑफ मासेस, दोनों का साइज अगर बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में? डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। इसका मतलब क्या है? r1 and r2 is very much smaller than r, then the two masses can be considered as point mass. आया समझ में? यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि जिसमें दो स्फेयर थे। अब इमेजिन, सोचना, सोच के बताना जरा कि दोनों का स्फेयर का जो
रेडियस है वो है, इमेजिन करो 1 सेंटीमीटर, और दोनों 100 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं, 100 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हुए हैं। अब बताओ क्या इन्हें पॉइंट मास कंसीडर, इमेजिन करना, ठीक है ना, इमेजिन करना, ये इसका मास है m1 और इसका मास है m2, क्या इन दोनों को पॉइंट मास कंसीडर किया जा सकता है? यस सर। Yes, किया जा sir. सकता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो बहुत छोटा होता है 100 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में। 100 सेंटीमीटर अगर आप स्केल लोगे, बहुत बड़ा एक स्केल लो, ठीक है, तो 1 मीटर का 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, काफी बड़ा होता है। और 1 सेंटीमीटर क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है इसका, देखा होगा आपने, इतना है 1 सेंटीमीटर। तो क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है? यस हो रही है। 1 सेंटीमीटर इज वेरी मच लेसर देन 100 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को क्या मान सकते हो आप? बोथ कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मास। आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. लेकिन हाँ, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? ये समझना है क्या है, ये बुक्स में भी लिखा रहता है लेकिन समझना होता है, समझना होता है कि पॉइंट मास है क्या। अब जरा मुझे बताओ, क्या इसे पॉइंट मास मान सकता हूं मैं? यस। साहिल कुछ डाउट है? नो सर। जरा मुझे बताओ, क्या ये हो सकता है? जरा सोचना। क्या आप पॉइंट मास मानोगे? नहीं, यस सर। नहीं, नहीं, नहीं। No, sir. आप बोलोगे सर 2 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर से छोटा है, तो पॉइंट मास मान सकता हूं, तो मैं बोलूंगा नहीं मानोगे। 2 सेंटीमीटर छोटा है बट बहुत छोटा नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल, दे कैन बी कंपेयर। 2 सेंटीमीटर इज कंपेरेबल टू 10 सेंटीमीटर। सो इस केस में, क्योंकि ये दोनों कंपेरेबल हैं, these masses are not considered as point mass। तो इन्हें क्या मानोगे आप? पॉइंट मास नहीं है तो क्या है ये? अगर कोई पॉइंट मास नहीं होता तो क्या होता है? एक्सटेंडेड मास होता है। किसी को लगता है याद नहीं है, कभी कभी ये टर्म्स आ जाती हैं, 10th क्लास में आया था, पॉइंट सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स, याद है किसी को? यस सर। These masses cannot be, are not considered as point mass। तो ये है क्या? They are considered as, Extended. हाँ, एक्सटेंडेड मास होंगे। ये चीज समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ये मैं बता रहा हूं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है प्लीज, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो फॉर्मूला था Gm1m2/r², ये हर मासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है। जहां एक्सटेंडेड मास हो गया ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। क्या बात आई समझ में? लिख लिया सबने? यस सर। अब आगे चल रहा हूं मैं, चलूं आगे? ओके। अब Yes, थोड़ा sir. सोच के बताओ, सोचो, ये क्या इसी से मिलता जुलता ये भी फॉर्मूला है कूलम्स लॉ वाला? Yes, sir. क्या वही यस फॉर्मूला है? सर। बिल्कुल मिलता जुलता है कि नहीं? तो आप सोच के बताओ कि ये जो फॉर्मूला है कूलम्स लॉ, ये किन चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगा? Point charge. बहुत बढ़िया, चार्ज। पॉइंट चार्ज। सो दिस फॉर्मूला, या कूलम्स लॉ of electrostatics force
is only applicable for point mass only. ये आपको ध्यान देना है, सॉरी पॉइंट चार्ज नॉट मास, यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो जाएगा। और पॉइंट चार्ज क्या होगा बताएगा कोई? सर जिसमें आर बहुत ग्रेटर होगा। हाँ, तो यहाँ पे लिख लेना पॉइंट चार्ज क्या होगा, इफ द साइज ऑफ चार्ज is smaller than the distance between two charges, then it can be considered as point charge. अब आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, अभी तक जितने भी चार्ज लिए थे ना, ऊपर जो क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, ये Q1 Q2 सब के सब ये पॉइंट चार्ज है, ध्यान देना, दीज आर पॉइंट चार्ज, अलग से लिख दे रहा हूँ, ओनली पॉइंट चार्ज है, ये एक्सटेंडेड चार्ज नहीं है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताओ फिर एक्सटेंडेड चार्ज को कैसे डील करते हो आप, एक्सटेंडेड चार्ज को कैसे डील करोगे? आएगा कि नहीं क्वेश्चन दिमाग में कि सर अगर दो चार्ज जो कि एक्सटेंडेड हैं, एक्सटेंडेड चार्ज है मतलब उनका जो साइज है वो डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्ज के कंपेरेबल है, तो फिर क्या करोगे आप? तो मैं किसका सहारा लूंगा, किसी को याद है? कराया ये कभी 11th में करवाया था? क्या करना पड़ेगा फिर हमें? अब फिर चुप हो गए सारे के सारे। साक्षी, यस सर। हाँ बेटा जरा बताना क्या करेंगे अगर एक्सटेंडेड मास दिए जाते हैं, अगर मान लीजिए ये मासेस एक्सटेंडेड हो तो फिर क्या करोगे, या चार्ज एक्सटेंडेड चार्ज है तो फिर क्या करोगे? नहीं पता सर। नहीं पता, ठीक है, चलो किसी को पता है? तो अब ध्यान से सुनो, जिनको नहीं पता है प्लीज देख लो, ऑलमोस्ट सबको नहीं पता होगा, क्योंकि क्या होता है कि कोशिश की जाती है जल्दी से निकाल दिया जाए, लेकिन मैं ये बहुत ये बहुत अच्छी तरीके से लूंगा, थोड़ी देर बाद लूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। क्वेश्चन समझोगे क्या होगा, कि क्या करोगे आप? मान लीजिए कि ये दोनों चार्जेस हैं एक्सटेंडेड, तो आप क्या करोगे? अगर आपको कूलम्स लॉ लगाना है तो आप क्या करोगे, इसे तोड़ोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे। तो अगर मैं एक्सटेंडेड बॉडी को, एक्सटेंडेड चार्ज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दूं, तो ये जो छोटे छोटे चार्जेस हैं, ये छोटे छोटे चार्ज, ये क्या होगा? डेल्टा क्यू। ये जो छोटा चार्ज है, क्या मैं इसे पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज समझ सकता हूँ? Yes, sir. हाँ सर। बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया ना। तो अब आप क्या करोगे, ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से सब पे फोर्स निकालोगे, सब पे। ये चार्ज कितनी फोर्स लगाएगा, F1, इस पे कितनी लगाएगा, F2, इस पे कितनी लगाएगा, F3, और सबको क्या करोगे, ऐड करोगे।
ऐड कर देना, ऐसे ऐड करना। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जरा मुझे बताना। जब आप इस एक्सटेंडेड चार्ज को बहुत छोटे छोटे चार्ज में तोड़ोगे तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो जाएंगे? कौन बताएगा भाई? अगर मान लीजिए एक आदमी है और आदमी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, तो कितने टुकड़े बनेंगे उसके? बहुत Guess? ज्यादा सर। और बहुत ज्यादा को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। इनफानाइट। तो नंबर ऑफ चार्जेस ऑलमोस्ट कितने बनेंगे? इनफानाइट, ऑलमोस्ट इनफानाइट बनेंगे। तो आपको इनफानाइट फोर्स ऐड करनी पड़ेंगी। अरे करनी पड़ेंगी कि नहीं? यस सर। अब कौन मुझे बताएगा, जब आप किसी चीज को इनफानाइट बार ऐड करते हो तो इसका मतलब क्या होता है? आप क्या कर रहे हो उसके साथ? सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, गुड, यू आर इंटीग्रेटिंग। तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन यूज किया जाएगा। तो एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए एक अलग सा सेक्शन जो होगा सिर्फ एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए होगा। वहां पे जो मैं फोर्स निकालूंगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है, एक एक्सटेंडेड चार्ज दूसरे एक्सटेंडेड चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है, इट विल बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन ओनली। मैं इंटीग्रेशन से ही निकालूंगा, और कोई तरीका नहीं है। तो ध्यान देना, टू फाइंड आउट the force applied by one extended charge to the other, we will going to use integration. तो ये वाला पार्ट करवाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन करवा दूंगा, ताकि इंटीग्रेशन करने में जो है आप बोलो कि सर हमने डिफरेंशिएशन तो किया है लेकिन अभी तक इंटीग्रेशन आया नहीं है। तो बेसिक इंटीग्रेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा जो है इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है एक एक दिन में ले लूंगा। एक दिन के, अभी एक दो दिन में ही लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना? तो उसको थोड़ा आप ध्यान से समझना, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पे यूज होगा। क्या बात आई समझ में? सर एक बार फिर से समझाओगे? फिर समझा देता हूँ। देखो क्या होता है कि ये तो समझ में आ गया ऊपर वाला, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? इसमें हाँ सर। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। डाउट होगा इसमें कि सर एक्सटेंडेड पार्ट के केस में हम क्या करेंगे। तो एक्सटेंडेड पार्ट में क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, पूरी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। the whole body is disintegrated into smaller part, और इन्हीं स्मॉलर पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्जेस। तोड़ेंगे हम, ठीक है ना? और फिर क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज, मान लीजिए इस बॉडी का पॉइंट चार्ज इस बॉडी के पॉइंट चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएगा वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे F1 F2 हर एक पॉइंट चार्ज पे हमने फोर्स कैलकुलेट की और उसे इंटीग्रेट कर देंगे या ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज जब आप इनफाइनाइट बार ऐड करते हो तो आप क्या कर रहे हो, उसे इंटीग्रेट कर रहे हो। बस आपको इंटीग्रेट कर देना है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, जो मैंने लिखवा रहा हूं ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये जब मैं करवाऊंगा तब समझ में आएगा आपको, ठीक है? अभी यहां तक के लिए ये पार्ट समझ लो कि मुझे करना क्या है। जब भी दो एक्सटेंडेड चार्ज के बीच में फोर्स पूछी जाए कि एक एक्सटेंडेड चार्ज दूसरे एक्सटेंडेड चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएगा,
अभी ये सिर्फ समझ लो कि वी विल गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन। आया समझ में? यस सर। चलो आगे चलूं। Yes, sir. चलूं आगे। Sir. यस ओके। सर। तीसरा पॉइंट ये है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करती है? फॉलो करती है क्या न्यूटन थर्ड लॉ? यस सर। बिल्कुल फॉलो करती है, फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ, बिल्कुल फॉलो करती है। ठीक है ना? मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि एक चार्ज दूसरे पे जितनी फोर्स लगा रहा है, जैसे यहां पे देखो बताया था ना, कि शुरू में बता दिया था पहले ही जब स्टार्ट किया था कि जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। ठीक है, यहां लिख दिया था देखो, these forces are equal and opposite, तो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करती है। चौथा, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नोन। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो अभी तक पता है हमें। ठीक है, कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है इसे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए, ध्यान से समझना, ये एक प्रोटॉन है मान लो, ध्यान से समझना इस चीज को। दो प्रोटॉन है, दोनों को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया। प्रोटॉन के पास चार्ज और मास दोनों होगा कि नहीं? अरे फिर जवाब नहीं आ रहा। यस सर। दोनों होगा कि नहीं? चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। कौन मुझे बताना चाहेगा प्रोटॉन का मास कितना था? मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। 9 पॉइंट ना नहीं ना ना, वो इलेक्ट्रॉन का था, 1.67 इलेक्ट्रॉन का था। 1.67 10 to 27 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ये प्रोटॉन का मास था। और चार्ज कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में। ठीक है, आया? यस सर। आप थोड़ा सोच के बताना कि ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये कौन सी फोर्स होगी? ग्रेविटेशनल। ये मास की वजह से लगेगी, लगेगी नहीं? अगर किसी के पास मास m1 है, किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है m1 और दूसरे के पास m2 है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो वो तो खींचेगी अंदर की तरफ। कितनी होगी कोई बताएगा? जी m1 m2 बाय r स्क्वायर होती है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, कितनी होगी? जी कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। प्रोटॉन का मास दोनों का कितना होगा? 1.67 10⁻⁻27। दूसरे का भी उतना ही होगा। और दोनों को कितनी दूरी पे रखा है आपने? 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो ये कितनी आई जरा बताना? 6.67 1.67 इंटू 1.67, ये अलग कर लो। और 10 की पावर कितनी आएगी? -11 -27 -27। जरा कौन बताएगा ये सॉल्व करके? लगभग आ रही है। 18.6। 18 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -65। चला, यहां तक आया समझ में? यस सर।
तो देखो ये कितनी हल्की फोर्स है, इतनी वीक फोर्स होती है कि पता ही नहीं, डिटेक्ट ही नहीं हो पाती। मतलब ऐसा सोचो कि क्वांटम लेवल पे, क्वांटम मतलब जब आप एटम के अंदर घुसते हो, प्रोटॉन और प्रोटॉन पे जो ग्रेविटी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, वो बहुत वीक होती है, वेरी वीक, डिटेक्ट ही नहीं कर सकते आप किसी तरीके से। आया समझ में? डिटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आया? यस सर। यस और सर। अब क्योंकि इसके ऊपर चार्ज भी है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ये कौन सी फोर्स होगी, जरा बताएगा कोई? ये कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत 1 by बढ़िया। epsilon naught हाँ into हाँ हाँ, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी 9 into 10⁻⁹ 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। ठीक है? यस सर। Q1 Q2 कितना था? 1.6 10⁻⁻19 माइनस माइनस 19 अपॉन 1 स्क्वायर। अब जरा ये सॉल्व करके बताएगा कोई? -23.04 into 10⁻⁻29 -29 न्यूटन। अब ये कैसी फोर्स है? ये लग रही है आपको, दिखने में वीक लग रही है, बट ये स्ट्रांग है, ध्यान देना। दिस इज अ स्ट्रांग फोर्स। वाई? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो ऑर्डर है, वो है 10⁻⁻29, और ग्रेविटी का कितना है? -65। आ रहा है समझ में? यस सर। तो यस रेशियो सर। क्या आएगा, जरा बताना। यस, बताएगा कोई? रेशियो कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻30। कितना है, जरा बताना है। 36 sir 1.8। तो मुझे बता दो, अगर इससे समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, वो ग्रेविटी फोर्स से कितनी होगी? 10⁻36 टाइम्स। ये ऐसा वैसा नहीं है, 1 2 0 नहीं है, एक के बाद 36 जीरो है। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स, कूलम फोर्स, ये दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। बट इससे भी एक और स्ट्रॉन्ग होती है, वो होती है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो भी काफी ज्यादा होती है, बट हम इसे काफी स्ट्रॉन्ग मानते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्वांटम लेवल पे जब भी मैं कोई क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से समझना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, एट क्वांटम लेवल, सिंस Fe is very much greater than Fg। ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होती है ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में। तो मैं क्या करूं, जरा बताएगा क्या करना चाहिए मुझे? कोई बता सकता है क्या करूंगा? ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर देंगे। बहुत बढ़िया, गुड। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इग्नोर्ड। लेकिन ये मैं करूंगा, ध्यान देना। कुछ आप बोलोगे सर आपने तो इग्नोर कर दी, और आपने इग्नोर करके सारे सम करवा दिए, लेकिन ग्रेविटी तो लगती है ना, ग्रेविटी तो लग रही है, तो उसे अकाउंट तो करना पड़ेगा आपको। तो ये जो काम है ग्रेविटी को अकाउंट करने वाला, एटलीस्ट 12th में आप नहीं करोगे। हाँ, जब आप बीएससी करोगे, बीएससी में अगर क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ते हो, या एमएससी हो गया, या अगर आप एमएस करते हो, बीएस एमएस करते हो, तो वहां पे एक अलग टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं क्वांटम ग्रेविटी। क्वांटम लेवल पे ग्रेविटी को कैसे हम मतलब यूज करें, कैसे इग्नोर ना कर पाए, कैसे इंक्लूड करें, तो उसके लिए एक अलग टॉपिक है।
विच इज क्वाइट टफ एट दिस लेवल, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं जो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा 12th लेवल पे, एटलीस्ट ये मान के चलो क्वांटम लेवल पे जब भी कोई क्वेश्चन हो रहा है, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशन फोर्स आप इग्नोर कर दोगे। आ गया समझ में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. एटलीस्ट ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बाकी और भी पॉइंट्स हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, वो सब करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, इतना समझ लो। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था ये, मेरे लिए जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये दोनों है, ध्यान देना। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि हर जगह अप्लाई कर दोगे, नहीं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इज दिस कंडीशन फॉलोइंग। अगर हो रही है झट से लगा दो, और अगर नहीं हो रही देन आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। क्या बात आई समझ में? आया समझ में? ओके, अब मैं आगे चल रहा हूं। यस सर। लिखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिख लो जल्दी आगे, या साइड में लिखना। वैसे तो ऐसे बोलते हैं, कभी पढ़ा था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल? पिछले साल पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? वेव्स में। बहुत बढ़िया, वेव्स का। तो वेव्स का सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अलग था, यहाँ का थोड़ा सा अलग है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल या फोर्स ड्यू टू n पॉइंट चार्ज पार्टिकल। वेव्स का अलग है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका अलग है। और मैं पहले ही बता देता हूं, ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये बहुत फंडामेंटल है, ये हर जगह लगता है। वेव्स में भी लगेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेव्स में भी आता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आता है, ग्रेविटेशन में भी आता है। और अगर आप आगे चल के और बड़ी फिजिक्स पढ़ते हो, जैसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ो, तो क्वांटम फिजिक्स में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। तो ये आपको आना चाहिए, और ये बिल्कुल सही प्रिंसिपल है, ध्यान देना। इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा चुका है। अब ध्यान से समझो कि क्या बताता है ये। मान लीजिए स्पेस में बहुत सारे पार्टिकल रखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझना इस चीज को। ये चार्ज रखा है r1 दूरी पे, r1 वेक्टर पे q1, फिर एक रखा है q2 r2 दूरी पे, एक रखा है फिर q3 r3 दूरी पे, ठीक है। अब ऐसे n चार्जेस रखे हैं, दिखा तो नहीं सकता यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं n चार्जेस रखे हैं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेट q1 q2 q3 अप टू qn, ठीक है ना। चार्जेस कौन से चार्ज हैं? ये पॉइंट चार्ज, ध्यान देना, पॉइंट चार्ज है। आर प्लेस्ड एट पोजीशन वेक्टर, एट पोजीशन r1 r2 r3 r4, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? यहां तक आया समझ में? बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, n चार्जेस आर प्लेस्ड। और मैं ये चाहता हूं कि एक और चार्ज रखा हुआ है, ध्यान देना, Q0, जो कहां पे रखा है? R0 वेक्टर पे, ध्यान देना, R0 पोजीशन वेक्टर पे। एंड Q0 is the charge placed at R0 position vector.
अब मैं ये जानना चाहता हूं कि बताओ क्यू नॉट चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, कौन बताएगा, कौन कौन लगाने वाला है? सर सभी लगाएंगे, Q1 Q3 Q। बट ध्यान देना, क्यू नॉट अपने आप पे नहीं लगाएगा। क्यू नॉट जो चार्ज है वो अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। हाँ, क्यू नॉट को पे क्यू नॉट चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस जो उसके आसपास प्रेजेंट है वो फोर्स लगाएंगे। तो थोड़ा सोच के बताओ कि Q1 किस तरफ लगाएगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना दोनों। तो Q1 जो है क्यू नॉट पे किस तरफ लगाएगा फोर्स? रिपेलिंग फोर्स होगी इस तरफ। आया समझ में? सर आया ऑपोजिट में होगी ना, नहीं सर। ऑपोजिट डायरेक्शन में। बेटा? पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, दूसरे को एक दूसरे को रिपेल करता है। तो रिपेल करने का मतलब क्या है, छोड़ दो तो ये कहां भागेंगे। यस सर, समझ। तो ये जो फोर्स होगी वो होगी फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन क्यू नॉट पार्टिकल। फिर Q2 कहां लगाएगा जरा बताना। ये भी पॉजिटिव मान लो। डायरेक्शन आप खुद देख सकते हो, डायरेक्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्शन आप खुद देख लो। अब बताओ, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, बताओ कहां लगाएगा, बाहर की तरफ। Yes, sir. कितनी होगी फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड चार्ज ऑन जीरो, ठीक है। ये थोड़ी देर के लिए सोच लो नेगेटिव चार्ज है। अब जरा बताओ, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये कहां लगाएगा, अंदर की तरफ। आया समझ में? सर थर्ड को नेगेटिव क्यों माना? मान लिया, मानने को कुछ भी मान लो। अरे भाई दो ही तो टाइप के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये तो मैंने दिखाने के लिए बोल दिया ना। आप बोलोगे सर आप तो सारी पॉजिटिव ले रहे हो, नेगेटिव लेके तो दिखाओ एक। नहीं आया समझ में भाई? समझा दुनिया सर। में क्या सारे पॉजिटिव चार्ज हैं? हेलो। हेलो सर। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, क्या दुनिया में सिर्फ पॉजिटिव ही चार्ज है कि नेगेटिव भी है? नेगेटिव भी है सर। हाँ तो मैंने एक नेगेटिव ले लिया। तो नेगेटिव इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि नेगेटिव पॉजिटिव पे कैसे फोर्स लगाएगा, अंदर की तरफ खींचेगा आपको, अपने आप को अंदर की तरफ। ये माइनस चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अंदर की तरफ खींचेगा, अपने पास बुलाएगा। ये फोर्स होगी फोर्स अप्लाइड बाय थर्ड ऑन जीरो। आया? Yes, sir. ओके, यस सर। यहां तक आया है समझ में सबको? Yes. तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट चार्ज क्या होगी, जरा बताएगा कोई? क्या करूं मैं? आप क्या करोगे, एफ नॉट वन लोगे, एफ टू नॉट लोगे, एफ थ्री नॉट लोगे, और भी चार्जेस होंगे लेते जाना, एफ एन नॉट लोगे और सबको क्या कर दोगे, वेक्टोरियली ऐड कर दोगे। आया कुछ समझ में? Yes, sir. यस सर। ये कैसा एडिशन है, वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन है। ध्यान देना, दो टाइप के एडिशन होते हैं, एक होता है स्केलर एडिशन और एक होता है वेक्टर एडिशन। तो ये कौन सा एडिशन जरा बताना? वेक्टर एडिशन है ये। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे इसकी डेफिनेशन पूछूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, तो क्या बताओगे आप, क्या बोलोगे? दी नेट फोर्स, ध्यान देना, experienced by any charge is equal to vector sum of force applied by the other charges.
या ऐसे लिखो, ये बहुत सही रहेगा, ये भी ठीक है डेफिनेशन। या द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी nth चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय अदर n-1 चार्ज ऑन nth चार्ज। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अगर आप किसी भी चार्ज पे ये निकालना चाहते हो कि किसी भी nth चार्ज का मतलब क्या है, कोई भी nth चार्ज, nth चार्ज का मतलब क्या, अगर 10 चार्ज हैं तो आप बोलोगे तीसरे चार्ज पे बताओ सर फोर्स कौन लगाएगा, तो तीसरे चार्ज पे तीसरा तो नहीं लगाएगा, बाकी 9 लगा देंगे। तो बाकी 9 की फोर्स निकाल लो और वेक्टोरियली ऐड कर देना प्लीज। वेक्टोर इसलिए अब आप समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर का यहाँ पे क्या रोल है। अगर आपको वेक्टर एडिशन नहीं आता तो ये आप टॉपिक नहीं समझ पाओगे, प्लीज समझना इस चीज को। तो जो लोग वेक्टर में गायब हो गए थे, अगर ऐसे सोच रहे हो कि सर वेक्टर में, वेक्टर का काम यहाँ पे क्या है, तो वेक्टर का काम यहीं पर है भैया, और कहीं काम नहीं है। आया समझ में? यस सर। अब इसका एग्जाम्पल देखो, डेफिनेशन है ये तो, इतनी ही डेफिनेशन है, ठीक है ना। अगर कोई पूछ ले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिफाइन कर दो, तो आप यही लिख के आओगे, डायग्राम बना देना, ये डेफिनेशन लिख देना और साथ में ये लिख देना, ये लिख देना। इसे यूज करना आना चाहिए। यूज कैसे करेंगे, तो एक सबसे सिंपल प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, लिख लिया सबने? यस सर। वेट सर। वेट कर, ठीक है वेट कर रहा हूं, चलो। यस हुआ? हाँ चलो करूं, आगे स्टार्ट करूं? यस सर। यस सर। चलो देखो, सबसे सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूं, किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। अगर शायद ऐसा हो सकता है कि आपने ग्रेविटेशन में ये किया हो, और अगर नहीं किया है तो यहां समझ लो, अगर यहां समझ में आ गया तो ग्रेविटेशन भी आप कर लोगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशन में करते हो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक में करना होता है, एज इट इज है पूरा, तो ढंग से समझना। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से समझना। इफ थ्री चार्जेस, ध्यान से समझना, इफ थ्री चार्जेस, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू are placed at the corners of equilateral triangle and fixed किए हुए हैं, ध्यान देना फिक्स्ड किए हुए हैं, equilateral triangle of side A। Find out the force experienced by individual charge, individual charges।
ये आपका क्वेश्चन है। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों कॉर्नर पे कुछ चार्ज रखा हुआ है, ध्यान देना। एक पे रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पे रखा है माइनस क्यू, और यहाँ पे रखा है प्लस क्यू। साइड है ए, इसको फर्स्ट चार्ज मान लो, इसको सेकंड, और इसको थर्ड मान लो। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट चार्ज। कौन बताएगा फर्स्ट चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है? प्लस क्यू एम प्लस दोनों भी। हाँ, इस चार्ज पे, ये जो फर्स्ट चार्ज है, ये जो फर्स्ट चार्ज है, इस पे बाकी दो बचे हुए चार्ज लगाएंगे, ध्यान देना। माइनस क्यू ये वाला लगाएगा, ये लगाएगा, और ये लगाएगा। ये अपने आप पे खुद नहीं लगा सकता, ध्यान देना। अब जरा मुझे बताओ, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? ट्रिपल। रिपेल करेगा। तो इस प्लस क्यू को लगा रहा हूं, ध्यान देना। ये वाला जो प्लस क्यू है उसे यहां पे लगा रहा हूं, ध्यान देना। ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब फोर्स ऐसे लगेगी। ये वाला चार्ज इस तरफ फोर्स लगाएगा। कितनी लगाएगा? 9 into 10 raised 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ए by A स्क्वायर। ये चीज समझ में आई? यस सर। फिर समझा रहा हूं, ध्यान देना। पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी कि दूर फेंकेगा, बोलेगा मुझसे दूर चले जा। तो प्लस क्यू पे फोर्स लगेगी इस तरफ, तो वो मैंने ऐसे दिखा दी है, इस तरफ, ठीक है ना। ये वैल्यू होगी कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ध्यान से समझना। अब जरा मुझे बताओ, ये वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स लगेगी इस तरफ। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ, यानी कि कहां लगी? ऐसे लगी। कौन बताएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन हाँ, क्यू। अब थोड़ा ध्यान देना। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? हाँ मैग्नीट्यूड है। तो प्लीज ये मत कर देना, कई बार करते हैं बच्चे। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। प्लीज ये मत कर देना। आप बोलोगे सर डायरेक्शन भी तो देखनी है। अरे तो डायरेक्शन तो मैंने देख ली ना, मुझे तो पता है डायरेक्शन किस तरफ है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन तो मैं अपने माइंड से देख सकता हूं। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। तो आप हमेशा यहाँ पे चार्ज की वैल्यू लोगे। ये जो है ना, ये दोनों, ये चार्ज की वैल्यू है, ध्यान देना। प्लस माइनस कंसीडर नहीं करना है, ठीक है? आया समझ में? यस सर। यस सर। अदरवाइज क्या है, सारा पूरी गलती हो जाएगी। वरना जो है बच्चे जो है ये करते हैं, ध्यान देना, वो प्लस माइनस लेके चलते हैं। नहीं, नहीं लेना है आपको। प्लस लो दोनों। आंसर कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये वाली फोर्स कितनी लगी?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये वाली फोर्स भी कितनी लगी, उतनी ही लगी। आया समझ में? यस सर। Yes, नेट sir. फोर्स किस तरफ लगेगी, कितना एंगल है दोनों के बीच में? सर 120 शायद। 120. 120 है, ये 120 है, शायद नहीं 120 है, देखो 60 है। तो नेट फोर्स जो लगेगी इस चार्ज पे वो लगेगी इस तरफ। तो फर्स्ट लिख रहा हूं, नेट फोर्स experienced by first charge कितना होगा? देखो इसको ना F मान लेता हूं, इस मैग्नीट्यूड को F मान लेता हूं, तो ये भी F हो जाएगा। यस सर। क्यों माना F? क्योंकि इसे लिखना थोड़ा मुश्किल है ना, a स्क्वायर फिर b स्क्वायर करूंगा, तो सीधा F मान लिया इसे, तो ये F है तो ये भी F है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया? ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि ये F है और ये भी F है, दोनों वेक्टर का टेन मिली हुई है और दोनों के बीच में कितना एंगल है, 120। तो जो नेट फोर्स लगेगी वो लगेगी इस तरफ, और वो कितनी होगी, अंडर Yes. रूट F ए होगी। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 120। समझ में आया? Yes, sir. cos 120 कितना होता है? -1/2. -1/2। -1/2, 2 कैंसल आउट हुआ, F आएगा। एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कैंसल आउट हुआ, प्लस एफ से बचा क्या, एफ। और एफ कितना है, अब लिख दो वैल्यू, वापस डाल देना। आया समझ में? सर Yes, हमने sir. एक प्लस और एक नेगेटिव का किया, और एक प्लस और नेगेटिव था ना, उसका क्यों नहीं किया दोनों का? समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? सर वो जो डायग्राम है ना, उसमें एक प्लस और एक दूसरा नेगेटिव का किया, तो और एक है ना प्लस और नेगेटिव, उसको नहीं का। अरे वही तो किया है, ध्यान दो, फिर मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा था, डायग्राम से मैंने यही समझाया था आपको, मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूं। फिर देखो, फिर डायग्राम से समझ लो, क्योंकि ये पता नहीं पिछले साल आपने किए हैं कि नहीं किए हैं, तो फिर समझो, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन समझ लो इस चीज को। मुझे जरा ये बताओ कि इस प्लस क्यू पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? सर नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। इस प्लस क्यू पे कौन कौन फोर्स लगाने वाला है? इस प्लस क्यू पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? इस प्लस क्यू पे कौन लगाएगा? एक तो ये लगाएगा, ये, और कौन लगाएगा? ये। तो दो ही तो फोर्स लग रही हैं इस पे। यस सर, समझ में आया? सेकेंड चार्ज की बात करते हैं, सेकेंड चार्ज की बात करो। यस सर, समझ। चलो सेकेंड चार्ज की बात करो। सेम आएगा. ना ना ना, ढंग से देखो, ढंग से देखो, ढंग से देखो, ढंग से देखो। ढंग से देखो, ऊपर वाला चार्ज ले लो, ऊपर वाला ले लो, माइनस क्यू, ये था प्लस क्यू, और ये था प्लस क्यू। अब बताओ, यही था ना? Yes, sir. अब जरा मुझे बताओ, ये प्लस क्यू है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूं, सेकेंड चार्ज ये है, अच्छा सर. ये सेकेंड चार्ज है। तो ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को क्या करेगा?
अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगी इस माइनस क्यू पे, जो ये प्लस क्यू फोर्स लगाएगा वो लगाएगा अंदर की तरफ ऐसे। और कितनी लगाएगा जरा बताना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। प्लीज फिर मैं बता रहा हूं, प्लस माइनस माइनस मत ले लेना, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। आपको वैल्यू लेनी है सिर्फ यहाँ पे, क्यू की वैल्यूज लेनी है और मल्टीप्लाई कर देना है। डायरेक्शन मैं खुद ही देख सकता हूं। ये है एफ, ध्यान से समझना। अब बताओ, ये प्लस ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बताओ कितनी फोर्स लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, उतनी ही लगाई। आया समझ में? यस सर। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पे दो फोर्स लगनी है, एक तो लगी एफ ये और एक लगी एफ ये। दोनों के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, 60 डिग्री है, ध्यान देना। तो जो नेट फोर्स लगेगी वो लगेगी इस तरफ। √3F। हाँ, √3F लगेगी। तो जो नेट फोर्स लगी वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2AB cos 60। cos 60 हाफ होता है, 2 कैंसल आउट हो गया। आंसर आया √3F स्क्वायर, और अंडर रूट हटाओगे तो ये आ जाएगा √3F। और F कितना माना था? F कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। सेम नहीं है, ध्यान देना। आया समझ में? नो सर। यस। आया, ठीक है, करो प्रैक्टिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा भी करवा रहा हूं, थर्ड चार्ज। धीरे धीरे आएगा, जरूरी नहीं है कि बार में आए। जिनको एक बार में समझ आ गया बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं आ रहा है वो। सर हाँ, सर अगर मतलब जरूरी नहीं है ना कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करे, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ, हाँ, तो देखो फिर आउटवर्ड फोर्स जा सकती है। बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है? नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन किस तरफ होता है? अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। हाँ, तो अब ध्यान दो, जब अंदर की तरफ होता है तो अब आप बोलोगे कि देखो पहले एक चीज समझो, जब मैंने फर्स्ट पार्ट की बात की थी, फर्स्ट चार्ज की बात की थी, तो फर्स्ट चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कौन सा पॉजिटिव चार्ज? ये वाला पॉजिटिव चार्ज लगा सकता है। ये वाला पॉजिटिव चार्ज लगाएगा तो ये रिपेल कर रहा है। आया समझ में? यस सर। और ये नेगेटिव चार्ज लगा सकता है, ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो इन दो फोर्स का वेक्टर सम करोगे आप। ये Q प्लस Q की बात हो रही है, इसलिए प्लस Q पे बाकी दो चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं उनको आप वेक्टर सम कर देना बस। आप जब मैं सेकेंड चार्ज की बात करूंगा तो सेकेंड चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? सेकेंड चार्ज पे एक तो ये लगाएगा प्लस Q, वो लगाएगा इस तरफ, अट्रैक्ट करेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज B से अट्रैक्ट करेगा। तो आप इन दोनों का वेक्टर सम करोगे तो वो आएगा इस तरफ और इसका आएगा इस तरफ। आया समझ में? यस सर। तो जब आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान देना, आप क्या करोगे, जिस चार्ज पे नेट फोर्स पूछी है, जैसे फर्स्ट चार्ज पे पूछी है,
तो फर्स्ट चार्ज को छोड़ के बाकी चार्ज जो उस पे फोर्स लगा रहे हैं वो कैलकुलेट कर लो और उन दोनों का वेक्टर सम कर दो। समझ में आया? यस सर। अब थर्ड चार्ज भी देख लो, थर्ड चार्ज भी देख लो, समझ में आ जाए और ज्यादा समझ में आए। प्लस क्यू, ये है थर्ड चार्ज। अब बताओ थर्ड चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू। इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ये लगाएगा, ये क्या करेगा? इसे रिपल। रिपेल Repel. करेगा। इस तरफ रिपेल किया जाता है, ऐसे रिपेल किया जाता है। कितनी फोर्स से? 1/4 q square by a square। आ गया समझ में? यस सर। और ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ, अपने पास खींचेगा ना। कितनी फोर्स से? 1/4 q square by a square। why q square? प्लीज ये मत कर देना, फिर बता रहा हूं कि माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू होता है सर। माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस नहीं लेना, मैग्नीट्यूड लेना है आपको, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड इतना है। और ये भी एफ है, अरे ये एफ है तो ये भी एफ है। आया समझ में? Yes sir. दोनों के बीच में कितना एंगल है? 120 120। तो ये तो पहले जैसा ही निकल रहा है। कितना होगा ये? F एफ आ जाएगा ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 120। cos 120 माइनस हाफ होगा, 2 कैंसल आउट। एफ स्क्वायर कैंसिल आ गया, एफ हो गया। तो जो तीसरे चार्ज पे फोर्स लगेगी वो लगेगी 1/4 q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, क्योंकि f किसके इक्वल है? और किस तरफ लगेगी? ऐसे। आया समझ में? यस सर। तो एक ही प्रॉब्लम में देखो कितना कितना जो है, कुछ जो है समझने को है, ध्यान देना। तो अगर अब छोड़ दिया जाए, इमेजिन करो इन तीनों को फिक्स करके रखा था ना, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां भागेगा? एस से भागने की कोशिश करेगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू वो ऐसे भागने की कोशिश करेगा, और ये वाला नेगेटिव चार्ज वो नीचे की तरफ भागने की कोशिश करेगा। छोड़ दिया जाए, लेकिन छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा है, ठीक है ना? फिक्स करके रखा हुआ है। क्या बात आई समझ में? Yes sir. ठीक है। तो अब मैं जो हूं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये होमवर्क है। ये पहले कल मैं मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सिर्फ ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में समझ में ना आए, ऐसा लगेगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पहली बार कर रहे हो। तो क्या होगा, जो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसे 1-2 बार जो है सुनो, उससे समझ में आ जाएगा, और जब मैं अगली बार प्रैक्टिस करवाऊंगा तो एकदम जो है समझ में आ जाएगा। और ध्यान देना, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कंसेक्यूटिवली चैप्टर पे लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे उसमें लगेगा, फिर आने वाले चैप्टर में सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वहां पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होगा। तो अगर कोई कंफ्यूजन है धीरे धीरे पूछते रहना, क्योंकि 1-2 क्लासेस सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही चलने वाला है। क्या बात आई समझ में? सर एक डाउट था। Yes sir. सर और क्वेश्चन दिए थे वो कब डिस्कस करेंगे? अभी डिस्कस कर रहा हूं ना, अभी करूंगा वो डिस्कशन, ठीक है? यस सर वो जो है ना डायग्राम सर, आपने हाँ। देखो फर्स्ट केस में बनाया था, मतलब माइनस क्यू पे कितने चार्ज लग रहे हैं? फोर्स तो लग सर रही है। एक हाँ मतलब कितने फोर्स लग रही है, तो एक प्लस क्यू और वो और एक प्लस क्यू, वो दोनों लगाएंगे। हाँ, पर सर आपने दोनों प्लस क्यू का आपस में क्यों लिया फिर?
ना ना ना, मैंने इंडिविजुअली लिया है, देखो इंडिविजुअली लिया है, ध्यान दो, मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैंने एक ही में डायग्राम बना दिया है, एक ही में सारी चीजें बना दी ना, इसलिए आपको लग रहा है। इस प्लस क्यू पे, इस वाले प्लस क्यू पे, पहले वाले पे कौन फोर्स लगाएगा? सिर्फ माइनस क्यू लगाएगा और प्लस। हाँ, तो आपको वही लेना है, ध्यान देना। मैंने डायग्राम एक ही डायग्राम में बना दिया है। इस वाले चार्ज पे माइनस प्लस क्यू पे सिर्फ ये लगाएगा और ये वाला ऐसे लगाएगा, ये दोनों ही लग रही हैं, इन दोनों का ये रिजल्टेंट है। यस सर, आया समझ समझ में? जब इसकी बात करूंगा, माइनस क्यू की बात करूंगा, तो इस पे एक तो प्लस क्यू लगाएगा इस तरफ, और ये प्लस क्यू लगाएगा इस तरफ, खींचेगा दोनों, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये। एक ही में डायग्राम बना दिया ना, इसलिए क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। समझ में आ गया? हाँ सर, अब समझा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये होमवर्क है, ये करने की कोशिश करना। इफ क्यू क्यू एंड क्यू, प्लस क्यू एंड, ध्यान तीनों तीनों पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड at the corners of equilateral triangle of side A, find out the force experienced by individual charge. ये आपको करके लेके आना, ये करना है। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ये अगली क्लास में डिस्कशन होगा, ठीक है? अब आ जाओ, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो डिस्कस करते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? yes sir. सर एक मिनट दिखा दो। हाँ, दिखा रहा हूँ एक मिनट। हो गया? yes sir. ठीक है। हाँ, तो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, किए थे, वो करने की कोशिश की थी। यस सर, हो गए, एक नहीं आया। ठीक है, एक मिनट, हाँ मैं खोल रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय ना ये हैंग हो जाता है थोड़ा सा। खोल रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, शेयर हुआ है क्या? देखो, यस सर। यस सर। आप जरा मुझे बताओ कि मैंने जो दिए थे कौन कौन से क्वेश्चन थे। देखो, 8 था, 9 था, 10 था, 11 था, किए हैं ये?
Yes, Yes, sir. 8th हो गया यस सर अब पक्का? नो सर। हाँ सर नहीं हुआ 8th नहीं हुआ है, चलो देख लो 8th। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? If the 10 raised to power 9 electrons move out of the body, how much time is required to get a charge of 1 coulomb on the other body? देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 raised to power 9 electrons moved out of the body to another body। एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, इससे निकाले गए हैं कितने चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 रेज़ टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हैं और दूसरी बॉडी में डाल दिया गया है। तो बोला है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन दी अदर बॉडी। तो देखो क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। तो बोला है कि बताओ कितना टाइम लगेगा, टाइम बताओ जब इस पे चार्ज आ जाए 1 कूलम। सॉरी उल्टा बोल दिया, इस पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बस वो यही बोल रहा है कि बताओ कितने टाइम बाद इस पे 1 कूलम चार्ज आ जाएगा। तो 1 कूलम चार्ज जो है वो किसके इक्वल होगा? एनी। तो मुझे पहले तो ये देखना है कि टाइम कितना लगेगा, पहले तो ये देखना है टाइम लगेगा। तो पहले तो ये बताओ कि जब when 10 raised to power 9 electrons move out in 1 second, एक सेकेंड में अगर 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन्स में निकाल के इसमें डाल रहा हूं, तो एक सेकेंड में कितना चार्ज जाएगा इस पे? एक सेकेंड में कितना चार्ज जाने वाला है? एनई का मतलब क्या है? 10 रेज़ टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन दिए और हर एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी कर रहा है? 1.6 10 रेज़ टू पावर -19। ये चीज समझ में आई? एक सेकेंड में इतना चार्ज निकल जाएगा, एक सेकेंड में इतना चार्ज जो है बॉडी पे आ जाएगा। और ये कितना होगा? 1.6 10 रेज़ टू पावर -10 कूलम। So in 1 second, body will acquire 1.6 into 10 raised to power -10 कूलम। तो जरा मुझे बताओ कि एक कूलम आने में कितना टाइम लगेगा, ये कैसे निकालूं? इन 1 सेकेंड इतना चार्ज आ गया, तो एक कूलम आने में कितना लगेगा? क्या करूं? डिवाइड कर दो। Yes, ये sir. आई समझ में बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो 1 कूलम आने में लगेगा 1/1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 सेकेंड। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 रेज़ टू पावर -10 + 10 डिवाइडेड बाय 1.6 सेकेंड। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, उसने ईयर्स में दिया हुआ है, दिख रहा है? यस सर। तो ईयर्स में कैसे निकालें? ईयर्स में आपको निकालना आना चाहिए 10 रेज़ टू पावर 10 सेकेंड को मिनट में कैसे चेंज करें? 60 से डिवाइड करके। 60 into 60 into फिर 24 into 60 से डिवाइड 360 करना पड़ेगा, आवर में चेंज हो गया। फिर 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डेज में हो गया। और ये फिर 365 डेज से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ईयर्स में आ जाएगा।
अब ये सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने की है। अगर आप इतना भी लिख दोगे, इतना भी लिख दोगे 10/1.6 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, और ये 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आता है, 6 के करीब आता है, 6 पॉइंट समथिंग। तो 6.1 इंटू 10⁹ सेकेंड भी लिख दोगे, वो भी आंसर है। क्या बात आ गई समझ में? यस सर। Yes, sir. ओके, 9th आ गया है। यस सर। 9th 10th देखो जरा, 9th 10th आया है, 9th 10th देखो जरा जल्दी। ये देखो, ये 9th 10th, प्लीज बताओ जल्दी। 9th आया है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर? यस। यस सर आया। अरे एक ही बता रहा है क्या? मुझे तो लगता है सॉल्व ही नहीं किया आप लोगों ने। जिसने सॉल्व किया बढ़िया है। साक्षी आया है? नो सर। अरे तो बताओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है? सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में क्या जा रहा है? अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर? अब जरा मुझे बताओ, वाटर में क्या होता है? वाटर में क्या होता है? H2 होता है कि नहीं? यस सर। अब ये भी बता दो कि H2O में 2 एटम हो गए, ये कुछ ऐसा होगा, देखो O, और यहां पे बॉन्डिंग होती है H की, 10 इलेक्ट्रॉन। यही होता है ना? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन भी देख लो, 1 प्रोटॉन, सर एकटाच बडबडतोय. 1 प्रोटॉन, सर एकटाच बडबडतोय. 1 प्रोटॉन। आया समझ में? तो जरा मुझे बताओ कि इन वन मॉलिक्यूल या इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दस इलेक्ट्रॉन है। अरे मैं ही बोलते जा रहा हूं क्या? खुद तो जवाब दो। यस। अरे चले गए क्या अब यार? 6:30 बज गए तो सारे भाग लिए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल में H2O के? 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन्स। अब ये कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इन 250 ग्राम ऑफ H2O। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। 250 ग्राम, ये तो दिया हुआ है, गिवन मास है, ठीक है ना? और H2O का मोलर मास क्या होता है? 18 होता है। 18 से डिवाइड कर दो, इंटू 6.023 10⁻23। इतने नंबर ऑफ क्या होंगे? एटम है, ध्यान देना, ये एटम है। दीज आर सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो एटम कितने होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इतने ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। दोनों सेम है। अब नेगेटिव चार्ज देखो, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। तो नेगेटिव चार्ज कितना होगा? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये टोटल ध्यान देना, ये पूरा वो पूरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 250 by 18 into 6.023 10⁻23 into 10, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसको किससे इंटू कर देना है? ई से। अब ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। इंटू ई, ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻9। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये आप खुद देख लेना। और जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि उतने ही प्रोटॉन्स हैं। आया समझ में? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो ये थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था, ध्यान देना। और अगर बोला जाए टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज 0 है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्या होता है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, वो तो न्यूट्रल रहता है ना। तो अंदर नेगेटिव चार्ज आया इलेक्ट्रॉन की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज आया प्रोटॉन की वजह से, दोनों निकाल लिया। ठीक है, दोनों निकाल लिया, यही है बस, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, बाकी जो है डिस्कस जो है अगली क्लास में करूंगा। बस उसमें एक ऐड हो गया है क्वेश्चन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला, तो वो जो है आप कर लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर।